Hello to all of you. My name is Rakesh Khoth and I am teaching you chemistry for RPSC school lecturer. आज का जो अपना टॉपिक है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो है माइनस आई इफेक्ट। इससे पहले हमने ये इंडक्टिव इफेक्ट स्टार्ट किया था। इंडक्टिव इफेक्ट जो है दो तरह का होता है, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट जो होता है धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव, उसको हमने कंप्लीट पढ़ा। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं माइनस आई इफेक्ट या ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। देखो भाई ये क्या होता है माइनस आई इफेक्ट। तो माइनस आई इफेक्ट हमने पीछे देखा था। माइनस आई इफेक्ट में क्या होता है कि जो भी कार्बन चेन से ग्रुप जुड़ा होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है और वो कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच लेता है। तो एक तरह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह ये काम करते हैं माइनस आई इफेक्ट रखने वाले ग्रुप। अब कौन कौन से माइनस आई इफेक्ट रखने वाले ग्रुप हैं, इनका क्या ऑर्डर है, तो वो यहाँ पे हम देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट जो होता है वो OF2 पॉजिटिव का होता है। उसके बाद में OR2 प्लस, फिर आता है NF3 प्लस, उसके बाद में NCl3 प्लस, उसके बाद में आता है NR3 प्लस, फिर आता है अपना NH3 प्लस, उसके बाद में NO2, उसके बाद में CN, फिर SO2R, उसके बाद में आता है CHO एल्डिहाइड ग्रुप, उसके बाद में कीटो ग्रुप आता है CO, उसके बाद में कार्बोक्सिलिक ग्रुप आता है COOH, उसके बाद में फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसके बाद में OR एल्कोक्सी ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप OH, उसके बाद में ये ग्रुप आएगा अपना C ट्रिपल बॉन्ड CH, उसके बाद में फेनिल ग्रुप आता है, फिर अपना ये ग्रुप आता है CH2 डबल बॉन्ड CH। तो ये इनका ऑर्डर लिखा गया है यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप्स का। तो इसी सीक्वेंस में हमें याद करना है, हमें पता होना चाहिए भी कौन से ग्रुप का कितना माइनस आई इफेक्ट है, किसका ज़्यादा है किसका कम है। उसके बाद में देखो भी माइनस आई इफेक्ट को ज्ञात कैसे करते हैं। जिस तरह से हमने प्लस आई इफेक्ट को ज्ञात करने का तरीका देखा था, उसमें हमने क्या देखा था, सबसे पहले डिस्टेंस ऑफ ब्रांचिंग, फिर हमने देखा था नंबर ऑफ ब्रांचिंग। उससे भी अगर क्लियर न हो तो फिर हम देखते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। लेकिन माइनस आई इफेक्ट को ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो ये है भी, सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है उसकी डिस्टेंस कम होनी चाहिए, उसको प्रायोरिटी देंगे। उसके बाद में आता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, कितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हुए हैं, अगर वो ज़्यादा होंगे तो उसका प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा। अगर इनसे भी क्लियर नहीं हो पाता तो फिर हम देखते हैं पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की हम पावर देखेंगे भी सबसे ज़्यादा किसका है माइनस आई इफेक्ट, दो कंपेरिजन करके देख लेंगे। इस ऑर्डर को याद करेंगे तो इससे हमें पता चल जाएगा कि किसकी पावर ज़्यादा है किसकी पावर कम है। तो इस तरह से माइनस आई इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप्स और इसको निकालने का तरीका। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये एग्जाम्पल है अपना। ये इस कार्बन चेन में कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है इधर, तो यहाँ पे NO2 विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे F विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे दो विड्रॉइंग ग्रुप लगाए हमने क्लोरीन और एक विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है फ्लोरीन। बाकी यहाँ पे वैकेंसी इनकी वैलेंसी पूरी कर देते हैं अपने। ये चार ग्रुप लिखे हमने, चार एग्जाम्पल लिखे हैं। इनमें हमें माइनस आई इफेक्ट निकालना है भी किसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा है किसका माइनस आई इफेक्ट कम है। तो माइनस आई इफेक्ट ज्ञात करने के लिए हमने
जो फॉर्मूला लिखा था उस फॉर्मूले में सबसे पहले हमें क्या याद करना होता है, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो सबसे पहले हमें देखना होता है डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, AWG इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। अगर इससे क्लियर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप क्या देखना होता है इसमें, डिस्टेंस के बाद में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। उसके बाद में हम देखते हैं पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की पावर देखनी होती है हमें। डिस्टेंस जो होती है वो क्या होनी चाहिए, सबसे कम होनी चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा होना चाहिए और पावर जो होती है वो भी ज्यादा होनी चाहिए। तो पहले एग्जांपल को देखें। तो इसमें क्या होता है कि डिस्टेंस की बात करें तो इसको 1 नंबर कार्बन लेंगे, जहां से ये ग्रुप जुड़ा हो उसको 1 नंबर बोलेंगे, ये सेकंड कार्बन हो गया। इसी तरह इसमें ये 1 और 2, 1 2 और 3, 1 2 और 3। तो देखो भी पहले वाले एग्जांपल में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो 2 नंबर पोजीशन पे जुड़ा हुआ है। सेकंड एग्जांपल में भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सेम 2 नंबर पोजीशन पे है। तीसरे एग्जांपल में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप 3 नंबर पोजीशन पे जुड़े हुए हैं और चौथे एग्जांपल में भी 4 नंबर पोजीशन पे जुड़ा हुआ है। फिर हम देखते हैं, क्योंकि दोनों सेम पोजीशन पे आ रहे हैं एक और दूसरे एग्जांपल में, इसलिए यहां से क्लियर नहीं हो रहा। तो हम उसके बाद में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की बात करेंगे। तो यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप 1 है, यहां पर भी 1 है, लेकिन यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कितने हैं, 2, और यहां पे कितना हुआ, 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां भी क्लियर नहीं हो रहा, क्योंकि ये भी 1 आ रहे हैं, ये भी 2 आ रहे हैं। तो फिर हमें क्या निकालना होता है, पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की देखेंगे। तो पावर किसकी ज्यादा, तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो एक NO2 जुड़ा हुआ अपना और दूसरा फ्लोरीन। तो ये हमने अभी देखा था, जो अपना माइनस आई इफेक्ट करने वाले, शो करने वाले जो भी स्पीसीज थी उनमें हमने देखा भी NO2 की ज़्यादा होती है पावर और F की कम होती है। तो ये मोर पावर, इसकी ज़्यादा और इसकी कम। तो इस तरह से हम इनका पता कर लेंगे माइनस आई इफेक्ट किसका ज़्यादा होगा। तो इन सब में देखें तो सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट किसका है, 1 नंबर का। तो इसका माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा भी। सेकंड नंबर पे फिर कौन आएगा, 2, इसका माइनस आई इफेक्ट आएगा। फिर ये 2 नंबर वाला, इसका माइनस आई इफेक्ट। इन दोनों में कंपैरिजन करें तो इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो इसका ज़्यादा आएगा, क्योंकि इसमें डिस्टेंस कम, इन दोनों में इसकी ज़्यादा है, इसकी कम है। तो 3 नंबर पे ये आएगा। और सबसे कम माइनस आई इफेक्ट इसका होगा 4 नंबर का। तो इस तरह से हमने देखा। तो अब इनकी सीक्वेंस लिखें तो सबसे ज़्यादा किसका है माइनस आई इफेक्ट, देखो भी माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा किसका है, 1 नंबर का, फिर 2 का, फिर 3 का और फिर 4 का। तो ये माइनस आई इफेक्ट इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो माइनस आई इफेक्ट निकालने का तरीका हमें पता होना चाहिए। डिस्टेंस सबसे पहले देखी जाएगी, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप देखेंगे और फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की पावर देखेंगे। तो इसको अपने शॉर्ट में इस तरह से याद कर सकते हैं, DNP, DN और P। तो सबसे पहले डिस्टेंस को, सेकंड नंबर पे नंबर को और तीसरे नंबर पे पावर को देखा जाता है। और उसके बाद में नेक्स्ट अपने हम देखते हैं अभी कि एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक जो अपना वो है यहां पे एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहां पे 4 प्रकार की एप्लीकेशन हमें पढ़नी है।
सबसे पहले स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। तो इंडक्टिव इफेक्ट से हम इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी बता सकते हैं। इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को ज्ञात करते हैं। सेकंड नंबर पे हम देखेंगे एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम की एसिडिक नेचर को हम इंडक्टिव इफेक्ट से याद करते हैं। उसके बाद में तीसरी एप्लीकेशन जो आती है वो अपना आता है एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड। एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स की एसिडिक नेचर को भी हम इंडक्टिव इफेक्ट से ज्ञात करते हैं। और 4 नंबर पे आता है बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड्स। बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड्स। तो एप्लीकेशन में हमें ये 4 एप्लीकेशन पढ़नी है। सबसे पहले इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी की बात करेंगे इसमें। उसके बाद में एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे। और उसके बाद में बात करेंगे एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड्स की। और सबसे बाद में लास्ट में हम बात करेंगे बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड्स की। तो हम शुरुआत करने जा रहे हैं यहां से स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। तो स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट की जब भी बात करते हैं तो 3 तरह के इंटरमीडिएट की बात करेंगे अपने यहाँ पे। एक तो होता है कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन। उसके बाद में फ्री रेडिकल। और फिर हम बात करते हैं कार्बेनाइन। 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 तो 3 तरह के इंटरमीडिएट यहां पे हमें देखने हैं। कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉनिकली डिफिशिएंट स्पीसीज होती है। और कार्बेनाइन जो होता है ये इलेक्ट्रॉनिकली रिच स्पीसीज होती है। तो देखो भी कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल ये इलेक्ट्रॉनिकली डिफिशिएंट होती है भी। इलेक्ट्रॉनिकली डिफिशिएंट स्पीसीज है ये। और कार्बेनाइन जो अपना है ये क्या होता है इलेक्ट्रॉनिकली रिच स्पीसीज है ये इलेक्ट्रॉनिकली रिच होता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कार्बोकेटाइन से। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की। तो 3 तरह के इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी हमें पढ़नी है। तो सबसे पहले स्टेबिलिटी की बात करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो यहां पे लिखें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन तो हम जानते हैं भी कार्बोकेटाइन में क्या होता है कि वे स्पीशीज जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो उनको हम बोलेंगे कार्बोकेटाइन। तो सबसे पहले हम स्टेबिलिटी की बात करें तो इसमें पहला पॉइंट हम बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तो नंबर 1 हम शुरुआत करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। देखो भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर इंक्रीज हो जाए तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो भाई यहां पे कार्बोकेटाइन जो होता है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब ये पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा तो इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि चार्ज इसके ऊपर ज्यादा बढ़ जाएगा तो ये ज्यादा अस्थायी हो जाएगा।
अब बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है? भी कोई भी स्पीशीज की वह पावर जिसके द्वारा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करे। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी तो इसकी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की पावर बढ़ जाएगी। और जब ये कार्बोकेटाइन की इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की पावर बढ़ेगी, इसका मतलब खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ जाएगा। और खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो सीधी सी बात है, इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो ये हमें पता होना चाहिए कि जब भी पॉजिटिव स्पीशीज जो है जैसे कि कार्बोकेटाइन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो इसका मतलब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। और पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा तो उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, तो लिखेंगे यहां पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन डिक्रीज, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन डिक्रीज हो जाएगी। पहला पॉइंट ये स्टेबिलिटी में। इसका एग्जांपल देखें हम, तो ये एग्जांपल हमें ध्यान में रखना है। एक ये कार्बोकेटाइन अपना, दूसरा मैंने ये लिखा, डबल बॉन्ड लगा दिया मैंने यहां पे। तीसरे एग्जांपल में मैंने यहां पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। तो तीन तरह के कार्बोकेटाइन हमने लिखे हैं यहां पे। और इनकी स्टेबिलिटी की जब भी बात करेंगे तो देखो भी लेफ्ट से राइट जाएंगे, तो जैसे जैसे लेफ्ट से राइट चल रहे हैं अपने, वैसे वैसे क्या होता जा रहा है कि इनमें परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ता जा रहा है। देखो भाई इस कार्बन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड से कार्बन जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ये कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। और ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन है। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि लेफ्ट से राइट चलेंगे तो परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीज हो रहे हैं। और हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि जब भी परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीज होते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज हो जाती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाएगी तो हमें पता है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो यहां पे स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। तो इस तरह से हमने इस एग्जांपल से समझा कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी तो वैसे वैसे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। सेकंड एग्जांपल देखो भी इसमें। सेकंड एग्जांपल अपने रिंग की बात करें। ये रिंग, ये सेकंड रिंग। चलो भी मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, ये नीचे शायद दिखाई नहीं देगा। सेकंड एग्जांपल, तो पहले वाले एग्जांपल को मैं मिटा रहा हूं, इसकी जगह दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं अपने। एग्जांपल देखो भी, रिंग की बात करते हैं इसमें। तो हम ये पढ़ चुके हैं कि रिंग का साइज जो है वो डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी इंक्रीज हो जाती है। ये हम पढ़ चुके हैं। तो पहले हमारा ये कार्बोकेटाइन है, सेकंड हमने ये कार्बोकेटाइन लिखा और तीसरे नंबर पे हमने ये कार्बोकेटाइन लिखा। तो इनमें क्या हो रहा है कि लेफ्ट से राइट जब हम चल रहे हैं तो लेफ्ट से राइट चलने पर रिंग का साइज डिक्रीज हो रहा है अभी। तो यहां पे लिखेंगे रिंग साइज लेफ्ट से राइट चलने पर डिक्रीज हो रहा है। ये हम पढ़ चुके हैं कि जब रिंग का साइज डिक्रीज होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन जो है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह से हमने ये एग्जांपल देखे। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की बात करते हैं तो पहला पॉइंट हमारा ये कंप्लीट होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को कैसे अफेक्ट करती है। उसके बाद में इसमें सेकंड पॉइंट लेते हैं अपने, देखते हैं। सेकेंड पॉइंट, अगर इस कार्बोकेटाइन से
अगर कोई पॉजिटिव स्पीशीज जुड़ी हुई है, सॉरी मैं इसको रेड से बना देता हूँ, रेड कलर, ये कार्ब केटाइन है और इसके साथ कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। क्या लिखा मैंने? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स इस बॉन्ड के इधर खिसका देगा, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। जैसे कि एल्काइल ग्रुप की बात कर लें, जो भी है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इस कार्ब केटाइन के ऊपर इधर खिसका रहा है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। और जब पॉजिटिव चार्ज की कमी आ जाएगी तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब केटाइन को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब केटाइन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो देखें भी यहां पे ये कौन सा इफेक्ट हमें दिख रहा है इधर से इधर, तो ये हम पढ़ के कौन सा इफेक्ट है? ये प्लस आई इफेक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब केटाइन है वो प्लस आई इफेक्ट की क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहां पे लिखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब केटाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्लस आई इफेक्ट की। तो ये हमें पता होना चाहिए कि प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो कार्ब केटाइन की स्टेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। इसका एग्जांपल देखो भी, इसका एग्जांपल देखें अपने। तो पहला एग्जांपल ये देखते हैं अपने, CS3 पॉजिटिव, CD3 पॉजिटिव और CT3 पॉजिटिव। तो ये एग्जांपल हम पहले ही पढ़ चुके हैं। वे लेफ्ट से राइट चलेंगे तो लेफ्ट से राइट चलने पर प्लस आई इफेक्ट जो है यहाँ पे क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। क्योंकि ये हम प्लस आई इफेक्ट ग्रुप जब पढ़ा था हमने, प्लस आई इफेक्ट जब ग्रुप्स लिखे थे, ऑर्डर लिखा था, उनमें हमने ये लिखा था सबसे ज्यादा CT3 का प्लस आई इफेक्ट होता है, उसके बाद में CD3 का और सबसे कम इन तीनों में CH3 यानी कि प्रोटियम का कम होता है। तो ये ट्राइटियम है, हाइड्रोजन है तीनों ही, ट्राइटियम, ड्यूटेरियम और प्रोटियम। तो यहां पे क्या हो रहा है कि लेफ्ट से राइट जाएंगे तो प्लस आई इफेक्ट जो अपना वो इंक्रीज हो रहा है, और प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब केटाइन की इंक्रीज हो जाएगी। स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब केटाइन इंक्रीज हो जाती है। तो ये हमने पहला एग्जांपल देखा। इसी में सेकंड एग्जांपल की बात करें अपनी, हम स्टेबिलिटी पढ़ रहे हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब केटाइन। बोर्ड पे जगह कम होने की वजह से मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख रहा हूं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो केटाइन की बात कर रहे हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब केटाइन में पहला पॉइंट हमने पढ़ लिया। सेकंड पॉइंट हमारा अभी अभी जो चल रहा है वो क्या चल रहा है कि जब भी कार्ब केटाइन के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा हो, ERG जुड़ा हो, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। यानी कि ये यहां पे कौन सा इफेक्ट शो हो रहा है? प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट जो होता है वो स्टेबिलिटी के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब देखो इसी में सेकंड एग्जांपल की बात करें, दूसरा एग्जांपल प्लस आई इफेक्ट वाला सेकंड एग्जांपल। तो ये एग्जांपल देखो भी, CS3 CH2 पॉजिटिव, फिर हमने लिखा CS3 CH पॉजिटिव और एक ग्रुप हमने यहां पे भी लगा दिया, एल्काइल ग्रुप। तीसरा एग्जांपल हमने ये लिखा CH3 C पॉजिटिव और यहां पर भी एल्काइल ग्रुप और यहां पर भी हमने एल्काइल ग्रुप जोड़ दिया। तो ये हम जानते हैं कि एल्काइल ग्रुप जो होते हैं वो कौन सा इफेक्ट शो करते हैं? प्लस आई इफेक्ट।
तो यहाँ पे ये एक ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले 2 ग्रुप आ गए, और यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले 3 ग्रुप यहाँ पे प्लस आई वाले आ गए। तो इस तरह से जब हम लेफ्ट से राइट चलते हैं, लेफ्ट से राइट चल रहे हैं, तो प्लस आई इफेक्ट हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो लेफ्ट से राइट चलने पर प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज, और प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन जो है वो क्या हो जाएगी, वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो स्टेबिलिटी भी अपनी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह से हमने 2 एग्जांपल देखे प्लस आई इफेक्ट वाले। तीसरा एग्जांपल भी इसमें देख लेते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे एग्जांपल की, देखें भी। ये तीसरा एग्जांपल। तो इसमें हम कैसे निकालते हैं प्लस आई इफेक्ट, निकालने का क्या तरीका होता है वो हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इस ऐसे केस में हम क्या करते हैं, डिस्टेंस ऑफ ब्रांचिंग, ये निकालने का तरीका क्या होता है अपना, डिस्टेंस ऑफ ब्रांचिंग। तो सबसे पहले हम ब्रांचिंग की डिस्टेंस देखेंगे, उसके बाद में नंबर ऑफ ब्रांचिंग देखेंगे, नंबर ऑफ ब्रांचिंग, और सबसे लास्ट में हम क्या देखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन एटम देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे डिस्टेंस ऑफ ब्रांचिंग। फिर अगर क्लियर नहीं होता है तो फिर हम देखेंगे नंबर ऑफ ब्रांचिंग, और फिर भी क्लियर नहीं होता है तो फिर हम देखते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो डिस्टेंस ऑफ ब्रांचिंग की बात करें तो यहां पे ये 1 नंबर, ये 2 नंबर कार्बन और ये 3 नंबर कार्बन, यहां पर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, यहां पर भी 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। तो डिस्टेंस ऑफ ब्रांचिंग की बात करते हैं तो यहां पे पहले वाले एग्जांपल में, फर्स्ट एग्जांपल में डिस्टेंस जो है अपनी 3 है, सेकेंड एग्जांपल में डिस्टेंस की बात करें तो 4 होगी, और तीसरे एग्जांपल में डिस्टेंस अपनी 3 है। तो प्लस आई इफेक्ट की बात करें तो पहला और तीसरे का सेम है, तो इससे क्लियर नहीं हो रहा, तो फिर हम बात करेंगे नंबर ऑफ ब्रांचिंग की। तो नंबर ऑफ ब्रांचिंग की देखें तो पहले में नंबर ऑफ ब्रांचिंग 1 है, सेकंड में भी नंबर ऑफ ब्रांचिंग 1 है, और तीसरे एग्जांपल में नंबर ऑफ ब्रांचिंग कितनी है, 2 है। तो अब हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहीं से अपना एग्जांपल ये क्लियर हो रहा है। तो देखो भी सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट कौन से में होगा, 3 नंबर में। 3 नंबर में सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट है, क्योंकि कारण हमने देख लिया। फिर देखेंगे तो कौन से में, 1 नंबर पे प्लस आई इफेक्ट, और सबसे कम 2 नंबर पे आएगा। तो इस तरह से इनकी सीक्वेंस लिखें तो सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट अपना 3 नंबर का, फिर आता है 1, और फिर आता है अपना 2। तो ये अपना प्लस आई इफेक्ट का क्रम हो गया, प्लस आई इफेक्ट। तो इस तरह से हमने 3 एग्जाम्पल देखे, जिसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कार्बोकेटाइन पे जुड़ा हो, उस केस के अपने 3 एग्जाम्पल देखे हैं। अब देखो भी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन में 2 पॉइंट देख लिए हमने, तीसरे पॉइंट की बात करते हैं हम, नंबर 3 पॉइंट। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन का तीसरा पॉइंट यह है कि जब कार्बोकेटाइन के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हो, EWG यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, उस कंडीशन में क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर
अट्रैक्ट करता है, और जब ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो इस R के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो पहले से ही है, और ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच लेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐसे केस में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की डिक्रीज हो जाती है। तो ऐसे केस में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन क्या हो जाएगी, घट जाएगी, कम हो जाएगी। यह भी हमें पता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच रहा है तो यहां पे कौन सा इफेक्ट शो होता है, कौन सा इफेक्ट लगता है, -I इफेक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ अब स्टेबिलिटी जो होती है कार्बोकेटाइन की वो -I इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहां पे लिखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, -I इफेक्ट के। तो ये हमें ध्यान रखना है कि -I इफेक्ट जो है वो स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देता है, कम कर देता है। एग्जाम्पल देखें भी इसका, ये एग्जाम्पल यहाँ पे NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यहाँ पे फ्लोरीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, फ्लोराइड ग्रुप जुड़ा हुआ है। यहाँ पे 2 क्लोराइड ग्रुप जुड़े हुए हैं, क्लोरीन है, और यहाँ पे एक F ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो अब ऐसे केस में हमें यहाँ पे -I इफेक्ट निकालना है, किसका -I इफेक्ट ज़्यादा है, किसका कम है। और इसको निकालने का तरीका, -I इफेक्ट को निकालने का तरीका भी हम देख चुके हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो यहां पे लिखूं मैं डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। फिर हम देखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। उसके बाद में हम देखते हैं पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो देखो भी सबसे पहले वाले एग्जांपल की बात करें तो कौन से नंबर कार्बन पे जुड़ा हुआ है, तो हम देख लेंगे ये 1 नंबर और 3 नंबर। यहाँ पे 1 2 3, ये अपना 1 नंबर कार्बन, 2 3 और 4, 1 नंबर कार्बन, 2 3 और 4। तो पहले वाले एग्जाम्पल में 3 नंबर पे जुड़ा हुआ है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। सेकेंड एग्जाम्पल में भी 3 नंबर पे जुड़ा हुआ है। तीसरे एग्जाम्पल में 4 नंबर पे जुड़ा हुआ है, और चौथे एग्जाम्पल में भी 4 नंबर पे जुड़ा हुआ है। तो इससे तो क्लियर हो नहीं रहा अभी किसकी -I इफेक्ट ज़्यादा होगा। फिर हम चलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पहले में 1, दूसरे में भी 1 है। पहले में भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप 1, सेकेंड में भी 1, तीसरे वाले एग्जाम्पल में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप 2 है, और चौथे एग्जाम्पल में 1 है। देखते हैं कि क्या यहां से भी क्लियर हो रहा है, तो यहां से भी क्लियर नहीं हो रहा क्योंकि सेम आ रहे हैं। फिर हम बात करते हैं पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हम देख चुके हैं कि इन दोनों की कंपैरिजन करें हम NO2 और F की, तो सीधी सी बात है NO2 की पावर ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे ये, और इसकी पावर कम है इससे। तो अब देखें, अब क्लियर हो गया सबसे ज़्यादा -I इफेक्ट किसका होगा, 1 नंबर का। तो सबसे ज़्यादा -I इफेक्ट 1 नंबर का। फिर हम बात करें तो उसके बाद में आता है 2 नंबर का। उसके बाद में फिर -I इफेक्ट देखें तो 3 नंबर का, और सबसे कम -I इफेक्ट 4 नंबर का आता है। तो इनका ऑर्डर लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा, अभी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन -I इफेक्ट जो है, सबसे ज़्यादा -I इफेक्ट 1 नंबर का, उसके बाद में 2 नंबर, उसके बाद में 3, और सबसे कम 4 नंबर का। ये इनका सीक्वेंस हो जाएगा -I इफेक्ट का। तो इस तरह से हमने स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की कंप्लीट पढ़ ली। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन में हमने 3 पॉइंट लिखे। सबसे पहले स्टेबिलिटी को हमने बताया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से,
कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। सेकंड हमने पढ़ा जबकि इलेक्ट्रॉन विद रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा हो कार्बोकेटाइन पे तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, प्लस आई इफेक्ट। और ये अपना तीसरा पॉइंट, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब माइनस आई इफेक्ट है, और माइनस आई इफेक्ट है तो स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। अब हम सेकंड इंटरमीडिएट की बात करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स की। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। आज की क्लास यहीं पे ओके।